तो वॉर चालू था हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। हुआ ये कि 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई, नेचुरल डेथ। और 1782 में हैदर अली का बेटा जो है वो नवाब बनता है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 18वीं शताब्दी का, 18th सेंचुरी का सबसे समझदार रूलर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को पता है कि अभी अभी तो राज्य मिला है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? शांति। तो तुरंत ही ट्रीटी साइन कर ली। लिख लो, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ, अभी तक 82 ही है या वॉर खत्म हो गया? वॉर खत्म हो गया 1884 में। मतलब अभी टीपू सुल्तान जब ट्रीटी साइन कर रहा है 84 में साइन हुई, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अब टीपू सुल्तान ने अपना राज्य जो है वो संभालना स्टार्ट किया। तो हिस्ट्री है ना, उसके बहुत सारे वर्जन होते हैं। आप स्पेक्ट्रम का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री के बहुत सारे वर्जन होते हैं। इंडिया के, मतलब इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके अलग अलग वर्जन है। पहला वर्जन है कि जो अंग्रेजों ने लिखा। हमको तो उतना पढ़ना लिखना आता नहीं था, आता था लेकिन संस्कृत आती थी, ठीक है। लिटरेचर, प्रेस, प्रिंटिंग, ये सब चीजें अंग्रेज लेके आए। तो ज्यादातर इतिहास जो है वो, ये जो मॉडर्न इंडिया वाला इतिहास है वो अंग्रेजों ने लिखा है, ठीक है। अब कौन सा अंग्रेज यहां के अच्छे लोगों की तारीफ करके जाएगा? टीपू सुल्तान की जितनी भी हिस्ट्री लिखी है उसमें से ज्यादातर हिस्ट्री हमारे पास जो अवेलेबल है वो अंग्रेजों ने लिखी है। तो 99% केसेस में टीपू सुल्तान की बुराई देखने को मिलेगी आपको। बट जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो उसमें कुछ कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स की कमेंट्री है, बीच बीच में उनके कमेंट्स लिखे हैं, उसमें एक दो कमेंट्स पढ़ने लायक है। अंग्रेज ऑफिसर्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पूरे टेन्योर के टाइम पे हमने टीपू सुल्तान से बड़ा दुश्मन कोई नहीं देखा। हम एक ही इंसान को पूरे हमारे टेन्योर में समझदार मानते थे, वो था टीपू सुल्तान, जो हमसे compete कर सके समझदारी में। लड़ने में तो चलो लड़ाई की बात अलग है, ठीक है। लड़ाई में तो हमारे पास एक से एक लड़ाकू पड़े थे, राजपूत, मराठा, एक से एक। बट समझदारी की अगर बात करें तो टीपू सुल्तान से समझदार कोई नहीं, क्योंकि उसने अपने राज्य को जिस तरीके से चलाया, जिस पॉलिसीज को उसने इंट्रोड्यूस किया है। एट दैट टाइम द फार्मर ऑफ मैसूर वॉज द रिचेस्ट फार्मर इन एशिया। मैसूर के फार्मर जो है पूरे एशिया में रिचेस्ट फार्मर हुआ करते थे। कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो पॉलिसीज में दम रहा होगा, है कि नहीं? तो अब हम सबसे पहले टीपू सुल्तान ने कैसे राज्य को चलाया वो देखते हैं, ठीक है। चार टाइप की चीजें देखेंगे हम: इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्मी रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पर्सनल डेवलपमेंट्स। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में फर्स्ट पॉइंट, पॉलिसी ऑफ इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन।
पॉलिसी ऑफ इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। अब देखो इसका मतलब क्या है। जैसे आज इंडिया के अंदर हमारी जो मतलब एग्रीकल्चर का जो स्ट्रक्चर है उसमें आज तो फ्रेगमेंटेशन के कारण फार्मर्स के पास जो लैंड है उसकी साइज बहुत छोटी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, आज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, एक एक इंसान के 2 बेटे, उसके भी 2 बेटे, उसके भी 2 बेटे, तो लैंड का फ्रेगमेंटेशन हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है वो प्रमोट करता है। लेकिन पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, तो पहले क्या था, फार्मर्स के पास लैंड बहुत ज़्यादा है। अब फार्मिंग के बिजनेस में क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए कि आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना होगा, फिर आपको मेहनत करनी होगी, और फिर उसके बाद अगर वेदर ने आपको सपोर्ट किया तो आपको इनकम मिलेगी। ठीक है, तो फार्मर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि मेरी इतनी बड़ी जमीन है लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट कहां से लाऊं। तो एट दैट टाइम फार्मर के लिए चैलेंज क्या था कि अगर 20 बीघा या 25 बीघा का खेत है तो उसमें से पैसा 5 बीघा या 10 बीघा के खेती करने का ही है, कि इतनी लिमिटेड लैंड पे खेती कर सकूं उतना पैसा है। इससे 2 नुकसान है। फार्मर को नुकसान है कि जमीन जो है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होती, और स्टेट को भी नुकसान है क्योंकि जितने पे खेती होगी उतने पे ही टैक्स मिलेगा ना। नुकसान दोनों को है। टीपू सुल्तान ने ये प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई कर ली। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, पॉलिसी ऑफ इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है, आपके पास अगर मान लो कि 50 बीघा खेत है, उसमें से 20 बीघा पे आप खेती करते हैं, तो 30 बीघा जमीन पे खेती करने का पैसा हमारे पास से ले लो, लोन। लेकिन अब हम रेवेन्यू जब कलेक्ट करने की बारी आएगी तो पूरे 50 बीघा पे कलेक्ट करेंगे। दैट वाज कंपल्शन। इंड्यूसमेंट का मतलब जितना पैसा आपके पास नहीं है वो स्टेट के पास से ले लो। कंपल्शन का मतलब पूरी जमीन पे टैक्स पे करना है। दैट वाज पॉलिसी ऑफ इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। स्टेट के पास से जो लोन दी जाती थी उस लोन को कहते थे लक्कावी लोन्स। लक्कावी लोन्स। और क्या पैसा बनाया मैसूर के फार्मर्स ने इस पॉलिसी की वजह से। एट दैट टाइम दिस पॉलिसी वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन एनीवेयर इन एशिया, एनीवेयर इन एशिया। तो ये पहली पॉलिसी। नंबर 2, मोनोपोली ऑफ मैसूर। ऑन इसने 5 कमोडिटीज के ऊपर मैसूर की मोनोपोली लगा दी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पे। ऐसी 5 कमोडिटी जिसके बिना ब्रिटिशर नहीं रह सकते, मतलब वो उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम था, डिमांड। नंबर 1 आइवरी, वो हाथी के दांत। नंबर 2 स्पाइसेस। नंबर 3 सैंडल, मतलब चंदन की लकड़ियां। नंबर 4 सॉल्ट। नंबर 5 बुलियन, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर। ये 5 चीजों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मैसूर की मोनोपोली। अगर आपको खरीदना है तो स्टेट के पास से ही खरीदेंगे। तो अब एक एक पैसे का हिसाब रहेगा कि अंग्रेज कितना कमा रहे हैं, और कोई भी पावरफुल इंसान किसी भी अपने से कम पावरफुल इंसान को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो टीपू सुल्तान ने एक एक पैसे का हिसाब रखा कि ये लोग हमारे पास से इतना खरीदते हैं तो सामने इतना बेचेंगे भी, कितना प्रॉफिट कमाएंगे। तो उसके हिसाब से अपने ट्रेड को प्रमोट किया कि ठीक है, हम हमारे डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा ज्यादा रिलीज करेंगे, थोड़ा ज्यादा पैसा कमाओ, इनसे हमेशा हमारा पैसा जो है वो ज्यादा होना चाहिए। दैट वाज मोनोपोली ऑफ मैसूर ऑन 5 कमोडिटीज। ये समझ में आया? यस। पहले में पॉलिसी ऑफ इंड्यूसमेंट कम कंपल्सन। ओके, देखो उसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये क्लास,
ये मेरी जमीन है। अब मेरे पास पूरी क्लास पे खेती कर सकूं उतना पैसा नहीं है, आधे में खेती कर सकूं उतना पैसा है। तो आधे में खेती करने के ना करने की वजह से मुझे नुकसान है और राजा को भी नुकसान है, क्योंकि वो टैक्स पूरे क्लास पे कलेक्ट नहीं कर सकता। तो आधे खेत का पैसा स्टेट मुझे देगा। अब मैं खेती करूंगा और जब टैक्स कलेक्शन की बारी आएगी तो पूरे खेत पे टैक्स कलेक्शन होगा। तो इंड्यूसमेंट का मतलब जब उसने पैसा दिया, कंपल्शन का मतलब अब पूरे खेत पे टैक्स कलेक्शन होगा। वो तो सर 20% पे वो करेगा, बराबर। हम्म, 20% पे तो उसमें कुछ तो करना ही है टैक्स पे हम्म, गवर्नमेंट को। 20% का उसको गवर्नमेंट देती है, हम्म। तो फिर उसका करेगा तो उसमें क्या फायदा क्या है? मतलब 50% है खेत, हम्म, फिर 20% पे वो करता है, उसको वो कल्टीवेशन करता है, उसको पे करना ही है। हम्म, 20% का उसके पास पैसे नहीं तो गवर्नमेंट देती है, हम्म। तो उसका भी उसको पास करना, उसका भी टैक्स पे करना है। टैक्स पे करना है। टैक्स किस पे करना है? ग्रॉस प्रोडक्शन पे। तो वो प्रोडक्शन का मालिक कौन है? वो तो फार्मर ही है ना। अब अगर वो बाजार में जाके वो चीज बेचेगा तो प्रॉफिट भी तो होगा ना, ठीक है। अपने को तो क्या करना है, जो प्रॉफिट हो रहा है उसी में से टैक्स देना है ना। समझ में आई बात? जैसे अगर मान लो कि मैं आधे खेत में खेती करके 50 रुपए का ग्रॉस प्रोडक्शन है, पूरे खेत में खेती करके 150 रुपए का ग्रॉस प्रोडक्शन है, ठीक है। तो पहले मैं 50 पे टैक्स पे करता था, अब 150 पे टैक्स पे करूंगा, बट वो प्रोडक्शन तो मेरा खुद का है ना। अब अगर उसमें मान लो कि मुझे 100 रुपए का खर्चा हुआ, अब उसको 200 में बेचना, 300 में बेचना, 400 में, वो मेरी मर्जी, ठीक है। समझ में आई बात? नेक्स्ट, मॉडर्न फैक्ट्रीज। मॉडर्न फैक्ट्रीज, इसने मैसूर में मॉडर्न फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की। और फिर इसको पता चल गया कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो ये लोग अपने लोगों को कंपनी बना के अलग अलग देश में बेचते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। सबसे सिग्निफिकेंट स्टेप जो इसने लिया, लिखो, कंपनीज गोइंग अब्रॉड। इसने भी अपनी खुद की कंपनी बनाई और उन कंपनीज को अलग अलग देश में भेजना स्टार्ट किया, मेनली इन रशिया एंड अफगानिस्तान। रशिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान और रशिया क्यों? ब्रिटिशरों को कंट्रोल में रखने के लिए। आज मोदी जी चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए किसके साथ दोस्ती करते हैं? रशिया, जापान, मंगोलिया के साथ, उनको घेरने के लिए, है कि नहीं? समझ में आई? ये थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नाउ आर्मी रिफॉर्म्स। आर्मी ट्रेनिंग स्कूल्स। आर्मी ट्रेनिंग स्कूल्स, इसने कोर्सेज स्टार्ट किए आर्मी ट्रेनिंग के। जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा डायरेक्टली वहीं से रिक्रूटमेंट आर्मी के अंदर, आर्मी ट्रेनिंग स्कूल्स। और फिर इसने बनाया नेवल बोर्ड। नेवल बोर्ड, और जैसे नेवल बोर्ड बनाया, अंग्रेज जाग गए कि हाँ, अब पता चल रहा है कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। नेवी की जरूरत आपको क्या है? बोले आपको भी क्या है, आप इतने दूर से यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, तो नेवी साथ में क्यों लेके आए? अगर आप क्रिसमस में फोड़ने के लिए लेके आए तो हम भी दिवाली में फोड़ने के लिए लेके आए, ठीक है। आर्मी रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स। इसका मतलब है कंसल्टेशन। जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट करने से पहले अपने मिनिस्टर्स को, अपने असिस्टेंट को पूछा जाता था, कंसल्ट किया जाता था।
जिसको आज हम क्या कहते हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, है ना, हमारे डीपीएसपी के अंदर एक प्रोविजन कि आपके जो वर्कर है उनको मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करवाओ। इसने ये काम भी किया। वर्कर्स को लगेगा कि क्या बात है, हमको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, तो वर्कर भी खुश रहेंगे, राजा भी खुश रहेगा। पर्सनल डेवलपमेंट्स, लैंग्वेजेस, साउथ इंडिया की सारी लैंग्वेज आती थी, इंग्लिश आती थी, फ्रेंच आती थी, हिंदी आती थी, संस्कृत आती थी, इतनी सारी लैंग्वेजेस। फिर इसने वहां पे बनाया ट्री ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी के कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए। एंड ही वॉज अ मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, ही वॉज अ मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जैकोबिन क्लब पढ़ेंगे, ठीक है। सो दीज वर द डेवलपमेंट्स इनिशिएटेड बाय टीपू सुल्तान। ये समझ में आया सबको, एवरीवन? कोई डाउट? यस। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में एंड ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। उसकी डेथ हो गई, युद्ध जो है वो अनडिसाइडेड रहा, ठीक है, किसी की हार नहीं, किसी की जीत नहीं, ठीक है। समझ में आया सबको? तो अब सवाल ये है कि इतना समझदार इंसान था तो मरा कैसे होगा?